तो वह रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, देखो वही बता दिया मैंने, ए प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। देखो एक्सेप्टेंस अगर हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, तो उसके बाद जो है प्रपोजल को हम रेवोकेट नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले जो है कम्युनिकेशन को, जो है रेवोकेशन को प्रपोजल की, उसको रेवोकेट किया जा सकता है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस, बट नॉट आफ्टर, बट उसके बाद नहीं। ठीक है, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड। देखो एक्सेप्टेंस को तोड़ा जा सकता है एक्सेप्टेंस करने से पहले, ना कि एक्सेप्टेंस, अगर एक बार एक्सेप्टेंस कर ली उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस को रेवोकेट नहीं कर सकते। मोड्स ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर, देखो अगर आपने एक ऑफ़र दिया है, आपने एक प्रपोजल दिया है, वो किस तरीके से लैप्स हो सकता है या ख़त्म हो सकता है या फिर टूट सकता है, रेवोकेट हो सकता है बाय नोटिस। मतलब सपोज करो मैंने किसी पर्सन को ऑफ़र दिया था कि भाई मुझे ये बिल्डिंग ख़रीदनी है, अगर आप बेचना चाहते हो तो मुझे बेच दीजिए, जो हिसाब जो चल रहा है बिल्डिंग का रेट्स वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अब मैं ये ऑफ़र को जो मैंने उसको दिया था मैं उसको रेवोकेट करना चाहती हूँ, लैप्स करना चाहती हूँ उस ऑफ़र को, कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि उस सामने वाले पर्सन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी जब तक वो सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उससे पहले मैं उसको लैप्स कर सकती हूँ बाय नोटिस प्रोवाइड करके कि जी मुझे बिल्डिंग मिल गई है और अब मुझे जो मैंने ऑफ़र भेजा था मैं उसको अब ख़त्म कर रहा हूँ, नोटिस भेज देंगे उसके यहाँ। ठीक है, बाय लैप्स ऑफ टाइम, जो टाइम बोला था मैंने बोला था उस सामने वाले पर्सन को बिल्डिंग के लिए कि भाई आप मुझे ये बिल्डिंग ख़रीदनी है और जो भी पैसा जो होता है चल रहा है उस हिसाब से मैं ख़रीद लूँगा और मुझे 2 महीने के अंदर अंदर इस बिल्डिंग को ख़रीदना है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो 2 महीने के अंदर अंदर मेरे को एक्सेप्टेंस भेज दीजिए। ठीक है, 2 महीने बीत गए तो जब लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा तो वो ऑफ़र भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लैप्स हो जाएगा बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एन एसेंशियल प्री कंडीशन। देखो ऑफ़र का एक प्री कंडीशन थी, अगर आपने उसको फुलफ़िल नहीं किया है तो ऑफ़र वैसे ही रेवोकेट हो जाएगा। इफ़ एन ऑफर हैज़ सेट ए कंडीशन प्रेजेंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, सच कंडीशन नीड्स टू बी मेट फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। आपने ऑफर ने कंडीशन भेजी थी कि आप इसको ख़रीद लोगे तो आपको साथ में ये भी दिया जाएगा, और अगर आपने वो फुलफिलमेंट नहीं करी टाइम पे जब आपको एक्सेप्टेंस दी गई और वो काम हो रहा है रियल में, आपने वो काम नहीं किया, वो कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया, तो आपका जो ऑफ़र है वो रेवोकेट हो जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल ए प्रपोजेस टू सेल हिज कार टू बी 1 लाख रुपये में एंड पुट्स द प्री कंडीशन दैट इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड टू हिम ही शुड पे हिम an advance of 10,000 with 3 days. ठीक है, even if we accept the proposal but does not send the required amount of advance, such acceptance is invalid and the proposal is deemed to be over. उसने बोला कि भाई ठीक है मैं 1 लाख में कार ले लूँगा आपकी 1 लाख रुपए दे दूँगा आपको, अगर आप ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो अभी 3 दिन के अंदर आपको 10,000 रुपये भेज दूँगा एडवांस में। बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया लेकिन उसने भेजे नहीं, अब नहीं भेजे तो अब उस टाइम पे ऑफ़र रेवोकेट माना जाएगा बाय डेथ ऑफ या इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। जिस पर्सन ने ऑफ़र को दिया है, जिस पर्सन ने प्रपोजल दिया है उसकी डेथ हो गई है या फिर वो इंसेन हो गया है, पागल हो गया है, तो उसका माइंड काम नहीं कर रहा, तो भी वो ऑफ़र क्या माना जाएगा, रेवोकेट माना जाएगा, लैप्स ऑफ ऑफ़र माना जाएगा। बाय काउंटर प्रपोजल, काउंटर प्रपोजल होता है कि सामने वाले प्रपोजल दिया है, हमने प्रपोजल दिया है। इफ इट इज कंपल्सरी टू एक्सेप्ट द प्रपोजल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड विद सम मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द ऑफर और विद सम अदर कंडीशन नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द ऑफर, सच क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू ए काउंटर ऑफर। सच क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू ए काउंटर ऑफर, जो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हुई है उसको काउंटर ऑफर बोलेंगे बिना किसी कंडीशन के फॉर्म कर रहे हैं। तो if A offers to sell his scooter to B for 5,000 and B offers to buy it for 45, so it signifies the end of the A's original proposal। तो देखो A ने ऑफ़र करा है कि भाई स्कूटर ख़रीद ले 5,000 रुपये दे दे, B ने बोला कि स्कूटर तो ख़रीद लूँगा लेकिन 4500 रुपये दूँगा, तो अब क्या होगा, जो पहले वाला पुराना ऑफ़र था ना ए का वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे,
और नया ऑफर जो 4500 वाला वो चल जाएगा, ठीक है। नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब्ड नोट, अगर ऑफ़र में बोला गया था कि आपको जो एक्सेप्टेंस है वो टेलीग्राफिकली भेजनी पड़ेगी, लेकिन सामने वाले ने एक्सेप्टेंस जो है टेलीग्राफिकली नहीं भेजी, तो आपने जो प्रेस्क्राइब्ड मोड भेजा था उसके थ्रू आप एक्सेप्टेंस ना होने के कारण ऑफ़र को लैप्स कर दिया जाएगा, रेवोकेट कर दिया जाएगा। द लॉ बीइंग चेंज, अगर लॉ चेंज हो गया, कानून चेंज हो गया, किसी भी कोई ऑफ़र दिया गया था और उस ऑफ़र के रिगार्डिंग कानून का नज़रिया चेंज हो गया, कानून ने लॉ चेंज कर दिया, तो वो ऑफ़र अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल कंडीशन, कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल कंडीशन, कम्युनिकेट करना और एक्सेप्टेंस स्पेशल कंडीशंस में देखिए। एवरी ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड, हर ऑफ़र कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। सो लॉन्ग एज द एक्सेप्टर इज़ नॉट अवेयर ऑफ द कंडीशन ऑफ द ऑफ़र, लेकिन एक्सेप्टर को ये नहीं पता कि कोई कंडीशन भी है उस ऑफ़र के अंदर, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस, तो अगर उसको कंडीशन के बारे में नहीं पता तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। एंड एज सच देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट, उसी प्रकार उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। Communication of offer assumes added importance in commercial transactions where the offer has to conform to specified special conditions। जो कम्युनिकेशन है ऑफ़र के अज्यूम करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर डाल देनी चाहिए। अब देखो स्पेशल कंडीशंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर अज्यूम added importance in the commercial transactions where the offer has to conform to specified special conditions। such issues crop up in commercial contracts, जो commercial contracts होते हैं उसके अंदर crop up होते हैं, where the contract documents have special conditions। contract देखो, contract document contract किया जा रहा है, उस document के कुछ special conditions हैं, वो कौन कौन सी हो सकती है देखो। when the condition to the contract are given, जब हमें condition दे रखी है contract करते टाइम की, वही condition है। the offeree will not be bound by other such condition that the offerer might like to impose on the offeree। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको पूरा करे ऑफरी, क्योंकि ऑफरर ने उस पर कंडीशन डाली हुई है, ठीक है। when a party to a contract has received the contract document and knows the condition contained therein, जब वो कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी होती है उसने कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट रिसीव किया एंड नोज द कंडीशन, और सारी कंडीशन पढ़ ली उसमें से जो उसमें लिखी हुई थी, द पार्टी विल बी बाउंड बाय दोज कंडीशन, तो जो भी कंडीशन उसके अंदर लिखी हुई है तो पार्टी को वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन के अंदर मैंशनड है। when one party does not know or understand the condition contained in the contract document, अगर एक पार्टी को कंडीशंस के बारे में नहीं पता जो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, एंड अदर पार्टी हैज़ मेड रीजनेबल एफर्ट टू एक्सप्लेन द कंडीशन टू, दूसरी पार्टी एफर्ट्स कर रही है दूसरी पार्टी को उस कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, देन द फर्स्ट पार्टी वुड बी बाउंड बाय दोज कंडीशन, तो जो फर्स्ट पार्टी जिसको उसके बारे में पता था वो सारी कंडीशन को फुलफिल करने के बाउंड हो जाएगी, ठीक है। आगे आ गया ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होता है, ठीक है, और कोई तीसरी पार्टी उसमें बीच में आ जाती है और वो कहती है कि मान लो ए और बी की बात है, ए ने बोला स्कूटर दूंगा, बी ने बोला 50,000 रुपये दूंगा, ठीक है। अब बी ने 50,000 रुपये नहीं दिए, ए ने स्कूटर दे दिया, तो अब ए कोई सी पर्सन आता है और बोलता है जी नहीं उसने वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, इसके रिगार्डिंग वो खड़ा हो जाता है, तो जो स्ट्रेंजर है उसको वो सपोज कीजिए ए जो पर्सन है वो बी पे स्यू कर सकता है कि बी ने पैसे नहीं दिए और ए ने स्कूटर दे दिया, तो ए स्यू कर सकता है बी को, लेकिन ए का जो बड़ा भाई था सी वो नहीं स्यू कर सकता। देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ए ने दे दिया स्कूटर, बी ने नहीं दिए पैसे ए को, ठीक है, तो ए स्यू कर सकता है बी को, लेकिन ए का एक भाई है, ये रहा ए का भाई सी, अब सी को पता चला कि ए के
ए ने स्कूटर दे दिया लेकिन पैसे नहीं मिले, तो सी ने इसको स्यू कर दिया बी को। नहीं कर सकता वो, क्यों? क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक स्ट्रेंजर पर्सन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ए और बी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू द जो जिसने भी वो पूरी नहीं करी है। एक्सेप्शन टू द रूल, अब ये रूल के एक्सेप्शन है। देखो, बेनिफिशियरी इन द ट्रस्ट एग्रीमेंट, कि हमने ये बात करा है कि जो स्ट्रेंजर पर्सन है वो स्यू नहीं कर सकता, लेकिन इसके भी कोई एक्सेप्शन है। द एक्सेप्शन टू द रूल दैट स्ट्रेंजर कैन डू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू आर एज अंडर। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट वाला। बेनिफिशियरी इन ए ट्रस्ट एग्रीमेंट, अगर कोई ट्रस्ट का एग्रीमेंट है उसमें जिसको भी फ़ायदा मिलना है, तो वैसे तो बेनिफिट जो ट्रस्ट का एग्रीमेंट होगा वो 2 पार्टी के बीच में होगा, जो भी ट्रस्ट के मेन मेंबर होंगे, लेकिन उसको उन ट्रस्ट से जिसको बेनिफिट होता है, तो उसकी जो बेनिफिशरी हैं, अगर वो उससे उनको कोई वो अगर सामने वाला पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता, तो जो बेनिफिशरी है उस पर स्यू कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट और एक्सटॉपल, व्हेन द प्रोमिसर एक्नॉलेज और डिसऑन्स बाय हिज कंडक्ट और अदरवाइज कंस्टिट्यूट हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। जो प्रोमिसर है वो ये अपने आप को ये दिखा लेता है कि भाई मैंने किसी एजेंट के साथ, एजेंट की थर्ड पार्टी के रूप में ये काम किया है, तो उसको आप वहाँ पे स्यू नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हुए हो, 2 पर्सन के ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन एजेंट के थ्रू हुआ है, तो फिर वहाँ पे कोई तीसरा पर्सन आपके ऊपर स्यू कर सकता है। द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिज एजेंट प्रोवाइडेड द एजेंट हैज़ एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नेम पे उसको अथॉरिटी मिल जाती है, ठीक है। मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट, देखो मैरिज की सेटलमेंट होना, कोई बंटवारा होना, कोई भी अदर फैमिली अरेंजमेंट होती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, स्यू कर सकता है उसमें अदर पार्टी। व्हेन दिस अरेंजमेंट इज मेड इन कनेक्शन विद मैरिज, पार्टीशन, अदर फैमिली मैटर एंड द प्रोविजन इज मेड ऑन द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, ही कैन फाइल अ सूट ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट। देखो, चाहे बेशक वो एग्रीमेंट की पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को फैमिली मेम्बर होने के नाते स्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ शुप्पू अम्मल और सुब्रमण्यन, 2 brothers agreed to invest in equal shares a sum of money for the maintenance of their mother. The court held that she was entitled to require her sons to make the investment. वो कोर्ट जो हेड होगा वो कहेगी भाई दोनों से उनको पैसा मिलना था, ठीक है, तो कोई तीसरा पर्सन भी उसको स्यू कर सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन और टेलेक्स, टेलीफोन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होना। Modern business is mostly done through telephone or telex. A contract made by telephone or telex has the same effect as an oral agreement entered into between parties across the table. टेबल पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करना और टेलीफोन पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करना सेम ही है दोनों। In such case, the offeree must ensure that his acceptance of the offer is heard and understood by the party on the other end to the line. If such understanding is not affected for any reason, the contract is deemed to be complete. The example given by Justice Danning in the regard amply illustrates the point. देखिए, जैसे कि सामने बैठ के टेबल पे बैठ के एग्रीमेंट होता है और ऑफ़र एक्सेप्टेंस की जाती है और कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ऐसे ही टेलीफोन पे भी, क्योंकि बिज़नेस हमारा इतना बढ़ता जा रहा है, हम सबसे नहीं मिल सकते, टेलीफोन पे भी कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर प्रॉपर तरीके से सामने वाले की बात सुनाई की गई है, मतलब सामने वाले एक्सेप्टर को प्रॉपर तरीके से प्रपोजल सुना गया है और प्रपोजल जो कर रहा है ऑफर उसको सामने वाले पर्सन की एक्सेप्टेंस सुनी गई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर, हमने दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन फ्यूचर में करेंगे। अभी दोनों पार्टीज एग्री हो गई है, लेकिन आने वाले टाइम में कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में होगा। इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी लीगल, अभी उसके अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तभी उसमें लीगल ऑब्लिगेशन आएगी, तभी एक दूसरे को वो स्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब उस पर लॉ एनफोर्सेबल होगा। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कवर। स्टूडेंट्स अच्छे से कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 100% एक जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो जरूर आएगा, तो अच्छे से कर लीजिएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपका जो टॉपिक है समझ में आए होंगे। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको टॉपिक्स क्लियर हुए हो, तो ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया में।